स्वागत है एक बार फिर से। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है राजनीतिक तौर पे, उसके क्या मायने हैं। क्या ये एक वैचारिक लड़ाई चल रही है या इकोनॉमिक लड़ाई चल रही है, इस पर डिस्कशन हो रहा है। और अभी इसका ट्रिगर पॉइंट ये था कि ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, कनपटी के बगल से गोली निकली है और वो बामुश्किल बच गए, किस्मत थी उनकी। क्यों हुआ ऐसा और क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या नफरत की इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई है कि अब हिंसा के थ्रू की जा रही है, और ऐसे देश में जो दुनिया को डेमोक्रेसी और सभ्यता के पाठ पढ़ाता रहता है। मैं चूंकि अब समय कम हो गया, सिमरन एक एक करके शुरू करते, बल्कि आपसे मैं समझना चाहता हूँ, भारत में क्या इस पूरे बदलाव का असर हम लोग देख रहे हैं? ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो भारत क्योंकि एक उभरती हुई इकोनॉमी है और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे बहुत सारे मुद्दों पे आगे आया है। इवन ये यूक्रेन की लड़ाई में अभी जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए और काफ़ी लेक्चरबाजी हुई वॉशिंगटन की तरफ से और उनकी प्रेस की तरफ से, उसके बावजूद जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, अगर कोई वेस्टर्न लीडर इस तरह की बात करता प्रेसिडेंट पुतिन से तो शायद वो रिसेप्शन नहीं होता। पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, बैटलफील्ड पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको आपसी बात करनी पड़ेगी, जब बच्चों की मौत होती है, जब सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें तो जब मैक्रों गए थे या कुछ और नेता वेस्ट से गए थे तो एक लंबी सी मेज़ के दूसरे कोने पे उनको बिठा दिया गया था, तो एक डिफरेंस दुनिया ने देखा। एट द सेम टाइम जब तीसरे टर्म की शुरुआत हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो वो इटली गए G7 में। तो भारत के लिए फंडामेंटली बहुत इम्पैक्ट ये मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि भारत एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है दोनों कैंप्स के लिए। पर जिस तरह का प्रेशर ग्रुप्स वेस्ट बनाने की कोशिश करता है, और कुछ और पैनलिस्ट ने भी कहा कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा आइडिया है वर्ल्ड ऑर्डर का, जो हमारा आइडिया है कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसी को सारी दुनिया माने, तो उसको चैलेंज किया जा रहा है। अगर हम फिर से US की बात करते हैं, वो अपने आप को महान डेमोक्रेसी बताते हैं, बाकी सबको बताते हैं बांग्लादेश बैकस्लाइडिंग है, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान का चुनाव उन्होंने कहा कि ठीक हुआ था। सबको पता है कि किस तरह का चुनाव हुआ था पाकिस्तान में। 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बड़ा इलेक्शन इशू है अबॉर्शन, जो कि अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि आज के समय में बेसिक ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट पे आप चर्चा कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, और ये चुनाव का विषय है। दो ही आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर किसी और देश में एक ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि परसिक्यूशन हो रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप का केस 4 साल चलता है और अचानक उन केसेस पे कार्रवाई मई 2024 में पेस पकड़ लेती है, अब उसको होल्ड पे कर दिया गया है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं US डेमोक्रेसी पे भी। अगर फिर से भारत की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर बहुत फंडामेंटली कोई इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि हम सभी के साथ डील करते हैं। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अगर राइट विंग पार्टीज़ आती हैं जो चाइना को उस तरह से नहीं देखती हैं जैसे कि डेमोक्रेट्स देखते हैं, तो बहुत रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब चीन हमारे बॉर्डर पे सैनिक तैनात करता है तो यूरोप से या अमेरिका से उस तरह का रिएक्शन नहीं आता, पर जब यूक्रेन पे हमला होता है रशिया का, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका खेमा ज्वाइन कर लें और रशिया को सैंक्शन करें और रशिया को अलग कर दें। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन है। बल्कि एक छोटा सा जवाब, अभी इंटरनेशनल छोड़ते केवल भारत में, क्या भारतीय समाज में भी आप देखते हैं कि बाइपोलर हो रहा है? भारतीय समाज बाइपोलर है, पर अगर इस चुनाव का नतीजा आप देखें जो हाल ही में हुआ है, तो भारतीय वोटर मुझे लगता है कि ज़्यादा नुआंस तरीके से अप्रोच करता है। लोकल इलेक्शन में अलग वोट करता है, MLA के इलेक्शन में अलग वोट करता है, नेशनल इलेक्शन में अलग वोट करता है, और इश्यूज़ पे वोट करता है। इसलिए नहीं करता है कि वो कांग्रेस समर्थक है या BJP समर्थक है। और वो जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो हर चुनाव में भारत में हमें देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से होता है। राजेश जी, एक जिक्र आया जो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा मैं, डेमोग्राफिक चेंज। यूरोप में बहुत आवाज़ें उठती हैं कि वहाँ पे इस्लाम को मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में बड़े शहरों में पहुँच रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ के लोकल्स को दिक्कत हो रही है, और झगड़े का एक बड़ा कारण वो है। तो डेमोग्राफिक चेंज
पूरी दुनिया में जो इश्यूज हो रहे हैं, क्या ये भी एक बड़ी लड़ाई का कारण है राजनीतिक तौर पे? देखिए, इस सवाल का जवाब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सीरिया पर बमबारी करेंगे, अगर आप इराक पर बमबारी करेंगे, वहां के लाखों लाख सिविलियंस को मारेंगे, तो जो बचे हुए वो कहाँ जाएंगे? बचने के लिए आपकी तरफ ही आएंगे, यूरोप की तरफ आएंगे। यूरोप की तरफ आते हैं तो आप बिलबिला जाते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, मुसलमान आ रहे हैं, टोपी वाले और नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मुसलमान जाएगा तो नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और आपके रिसोर्सेस उसका हक बनेगा, क्योंकि आपने उसको विस्थापित किया है। ये देखिए, दुश्मन राइट विंग क्या है, एक दुश्मन जो है उसको क्रिएट करना जरूरी होता है, किसी भी सत्ता को क्रिएट करना जरूरी होता है। हिंदुस्तान में भी कभी दलित दुश्मन हो जाते हैं, कभी सिख दुश्मन हो जाते हैं, कभी मुसलमान दुश्मन हो जाते हैं, ताकि मेजोरिटी जो है वो एकदम स्टैंड ले ले सत्ता के साथ। अरे ये आ जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, हमारा मजहब, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। वैसे ही यूरोप में भी करते हैं। यूरोप में भी सेम यही, ये जो लिपेन है, मेरी लिपेन, इनके पिताजी जिन्होंने नेशनल फ्रंट नाम की जो पार्टी जो बनाई थी, उनका क्या कहना था? उनका एग्जैक्टली यही वर्ड्स में कोट कर रहा हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं, ये फ्रांसीसी लोगों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसका रेजोनेंस आपको हिंदुस्तान के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोबिलाइजेशन के लिए राइट विंग के पास और ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक तरह का हाहाकार इकट्ठा करता है ताकि बाकी लोग जो है उनके पीछे आए। अब जब आप बमबारी करेंगे, जब आप उनको उनके वहां से उखाड़ेंगे वॉर और टेरर के नाम पे, तो आप तक तो आंच आएगी ही आएगी। यूरोप बहुत करीब है मिडिल ईस्ट के, यूरोप बहुत करीब है गजा में जो कुछ हो रहा है, और हिंदुस्तान भी उनको आर्म्स दे रहा है, अमेरिका से आर्म्स आ रहे हैं इसराइल के। तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बजाय बमबारी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया शांत है। फिलिस्तीन के बारे में छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं और हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं। जी, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके साथ कल्चरल क्लैश भी हो रहा है ना। कोई लोग ये कह सकते हैं कि हमास ने जो हमला किया उसको जस्टिफाई, कतई जस्टिफाई नहीं है, वो तो पागलपन की हद थी। लेकिन एक बड़े फलक में आप देखें कि आप इस तरह से एक कौम को सिर्फ उसके मजहब की वजह से मारेंगे तो रिपरकशन आपको झेलने पड़ेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और मैं समझना चाहता हूँ, शिवकांत जी की तरफ से आता हूँ। शिवकांत जी, जब माइग्रेशन हुआ, राजेश जी कह रहे हैं कि जब आपने सीरिया में हमला किया या अफगानिस्तान में, कहाँ जाएंगे? वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर कल्चरल क्लैश शुरू होगा। तो ये क्या नेचुरल प्रोसेस है? एक हद तक है भी, या इसमें टिंकरिंग है? नहीं, टिंकरिंग नहीं, एक हद तक ये है भी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये दो अलग अलग स्तर की बातें हैं। सीरिया पे हमला करना, अफगानिस्तान पे हमला करना, इराक पे बमबारी करना, या जो गजा में हो रहा है, वो उसका फैसला सरकारें लेती हैं। ये सही बात है कि सरकारें जो हैं वो जनता ही चुनती है, लेकिन अल्टीमेटली वो काम उस वक्त सरकारें करती हैं। और उसके बाद जब लोग आते हैं तो जो आम व्यक्ति है उसको जो है वो परिवर्तन झेलना पड़ता है। वो कई बार परिवर्तन झेल पाता है, कई बार परिवर्तन नहीं झेल पाता है, ये अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मुद्दा भुनाने की बात है, दक्षिणपंथियों के पास ये मुद्दा रहा है, और दक्षिणपंथ जो है वो इसके आधार पर काफ़ी उसका फायदा होता है। लेकिन कुछ देर पहले बात हुई थी सोशल मीडिया की, ये एक नया हथियार लोगों के हाथों में आ गया है, और ये एक ऐसा हथियार है जो झूठ को बड़ी आसानी से भरोसेमंद बना सकता है। ये हथियार पहले नहीं था। कई चुनावों में इसके आपने परिणाम देखे हैं। मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। 1992 का चुनाव था, तब सोशल मीडिया नहीं था। 1992 के चुनाव में नील किनक लेबर पार्टी के प्रत्याशी थे, और दूसरी तरफ जो है वो जॉन मेजर थे। तो कंजर्वेटिव इसलिए हारे क्योंकि लेबर पार्टी इसलिए हारी क्योंकि ये प्रचार किया गया कि अगर नील किनक बन जाएंगे तो 1000 पाउंड हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा अतिरिक्त। और वो लोगों ने मान लिया और लेबर पार्टी को वोट नहीं दिया, लेबर पार्टी जीतने जा रही थी। अब इसी तरह से ब्रेक्सिट का जो जनमत संग्रह हुआ, उसमें एक झूठा प्रचार ये किया गया, तब तक सोशल मीडिया आ गया था, और वो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि 35 करोड़ पाउंड प्रति सप्ताह ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन जा रहा है, और अगर हम उससे बाहर नहीं निकले तो ये जाता रहे। लोगों को लगा है जबरदस्ती 35 करोड़ पाउंड हर हफ्ते क्यों जा रहा है, और इसी बेस पे ब्रेक्सिट जो है वो कुछ ही परसेंट का झोल था। ब्रेक्सिट हो गया और ब्रिटेन बाहर आ गया। अमेरिका का चुनाव हुआ 2016 का,
तो उस चुनाव में प्रचार किया गया कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो डीप स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं और पता नहीं वो क्या क्या करती हैं, वो बाल शोषण गिरोह की सरगना है और ये है वो है। और ज़्यादातर जो रिपब्लिकन जिन्होंने, जो ट्रम्पाइट रिपब्लिकन हैं, उन्होंने ये बात उनके गले उतर गई, वो पट्टी पढ़ गए और हिलरी क्लिंटन हार गई। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब भारत में इस चुनाव में देखें कि संविधान खतरे में है, फलाना है, ढिमका। और इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये कह रही है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं ये संविधान बदलेंगे, उल्टी सीधी चीजें कर, संविधान की जो मूल आत्मा है वो इनकी वजह से खतरे में है। जबकि डेमोक्रेट ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ट्रंप आ गया तो कयामत ही आ जाएगी, उससे तो लोकतंत्र ही खतरे में। तो ये इस तरह के झूठ जो है वो विश्वसनीय बन जाते हैं सोशल मीडिया की वजह से। और ये सबसे बड़ी चुनौती है मुझे लगता है दुनिया के सामने इस वक्त। देखिए, इतनी बड़ी चर्चा के बाद एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि जो समाजों के अंदर जो बदलाव है, सोसाइटल चेंज है ना, वो कल्चरल सिविलाइजेशन कह लीजिए आप, या मानवीय स्वभाव कह लीजिए, या अंग्रेजी में बेसिक इंस्टिंक्ट्स हम लोग कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और वर्चस्व की इच्छा, उससे ना अमेरिकी समाज परे है, ना अफगानिस्तान, ना भारत का। यही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सबसे रिच लोग हैं उनके यहाँ भी वही समस्याएं हैं जो एक छोटे से कम रिसोर्स वाले देश के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि शायद एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस की ज़रूरत हमें ज़्यादा है। इशारा कर रहे हैं नरेंद्र जी, 30 सेकंड सर, बहुत छोटा समय में पास क्लोज करना मेरे को। नहीं, मैं क्विकली आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम भारत के नजरिए से देखते हैं, जो उथल पुथल हो रही है, जो तमाम तरह का यूरोप में परिवर्तन हो रहे हैं, या जो कुल मिलाकर आज इसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ी पुस्तक उस पर आई थी। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर भारत के नजरिए से देखते हैं तो भारत को सबसे लाभ होने वाला है अगर हम अपने देश को ठीक संभाल के रखें, सब लोगों को साथ लेकर के चलें, अर्थव्यवस्था फोकस करें, तो इस सबका भारत जो है बहुत बड़ा बेनिफिशियरी निकलेगा और शायद समय से पहले एक भारत महाशक्ति बन जाएगा। तो ये देखिए सर, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि एक सिविलाइजेशन और आइडेंटिटी की लड़ाई है और ये चलेगी। इसमें रिसोर्स उसका एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी की लड़ाई है और ये लंबी चलेगी। आपने सही कहा कि 20-30 का और आगे चल सकती है और चलती चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह जाके आपको टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा जिसमें लोग शांति से रह पाएंगे। अदरवाइज़ जिस तरह की एनमिटी इस समय हम लोगों को देखने को मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है मानवीय समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दर्शकों की इस समय दुनिया में चल क्या रहा है। किसी दिन भारतीय समाजों में भी ऐसी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।